बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने एसईओ के बारे में थोड़ा बहुत जाना था कि एसईओ क्या होती है और उसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और एसईओ करने की टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं। उम्मीद है कि आप वो अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो उससे आगे हम चलते हैं, मतलब कि अब हम गूगल की तरफ चलते हैं। सही है, तो गूगल के कुछ एल्गोरिदम्स हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी हैं गूगल की तरह के, जो कि हमें गाइड करते हैं मुख्तलिफ़ क्यूरीज़ के लिहाज से। डिफरेंट क्यूरीज़ हम जब भी सर्च करते हैं वो हमें उनके रिज़ल्ट में कुछ ना कुछ शो करवाते हैं। तो उन सबसे ज़्यादा अगर अहमियत और इम्पोर्टेंस है वो सिर्फ़ और सिर्फ गूगल की है। गूगल की इम्पोर्टेंस क्यों है? वो उसके गूगल एल्गोरिदम्स की वजह से है। एल्गोरिदम्स क्या होते हैं? एल्गोरिदम्स बेसिकली आप कह सकते हैं गूगल की तरफ से कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं जो कि वो अपने यूज़र पे और जो मतलब गूगल पे काम करने वाला बंदा है उस पर अप्लाई करता है। अगर वो इन रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं करेगा तो फिर गूगल के एल्गोरिदम्स की मतलब उसकी प्राइवेसी उसकी पॉलिसी पे पूरा नहीं उतरेगा। तो गूगल उसकी जो भी वेबसाइट होंगी या फिर उसका जो भी डाटा गूगल में इंडेक्स होगा या फिर वो गूगल के लोकल सर्वर में पड़ा होगा वो उसको डी रैंक कर देगा। और हो सकता है इसे आपकी जो वेबसाइट्स हैं जो कि पहले रैंकिंग में थी वो डी रैंक हो जाएं या फिर वो रैंकिंग में शो ही ना हो, गूगल के सर्च इंजन पेज में वो शो ही ना हो। तब इनको ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको किसी भी क्लाइंट के लिए और अपने लिए, अपनी वेबसाइट के लिए, अपने वेब पेज के लिए एसईओ करना होता है। सही है, तो गूगल एल्गोरिदम्स जो हैं वो तो काफ़ी तरह के हैं। बेसिकली आप इसको गूगल अपडेट्स भी कह सकते हैं। काफ़ी तरह की अपडेट्स आती रहती हैं जिनको आपने वक्तन फ़वक्तन चेक भी करना होता है। ठीक है, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पीछे अपडेट्स आ चुकी हैं जिनको हमने लाजमी फ़ॉलो करना होता है वो 5 तरह की होती हैं। उनके बारे में आपको मैं बताता हूँ कि वो क्या होती हैं। व्हाट आर गूगल एल्गोरिदम्स? आप ऐसा कह लें कि एक बंदा जो गूगल पे आया है वो कोई भी क्वेरी सर्च कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने ये गूगल पे सर्च किया है इम्पोर्टेंस ऑफ गूगल एल्गोरिदम्स। ठीक है, ये क्वेरी जो मैंने सर्च की है यहाँ पे, तो इसके रिलेटेड में जो भी मुझे इसने पेजेस शो करवाए हैं, एक पेज हो गया, दूसरी वेबसाइट होगी, तीसरी, चौथी, इस तरह डिफरेंट वेबसाइट्स का डाटा इसने मेरे सामने रख दिया है। तो ये सारा क्या सर्च इंजन रिजल्ट पेज है मेरे पास। ठीक है, तो अब सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे वही चीज़ शो होगी जो गूगल के एल्गोरिदम्स को फॉलो करेगी। सही है, अगर ये बंदा ये वेबसाइट गूगल के एल्गोरिदम्स को फॉलो नहीं कर रही होती तो जाहिर सी बात है कि गूगल इसको कभी भी रैंक नहीं करता। तो आप रैंकिंग में अगर कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है तो वो गूगल एल्गोरिदम्स को जहन में रखते हुए काम करना है, जिससे आपकी रैंकिंग जो है वो अफेक्ट करती है। गूगल एल्गोरिदम्स, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट आर गूगल एल्गोरिदम्स। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। यहाँ से आप पढ़ लें, हाउ हाउ हाई यू विल रैंक ऑन सर्च इंजन रिजल्ट पेज। कि आप अगर गूगल के रिज़ल्ट पेज पे आना चाह रहे हैं, रैंकिंग में या फर्स्ट पेज में आना चाह रहे हैं, जिस तरह ये वेबसाइट आई हुई है, ये वेबसाइट आई हुई है, इस पेज पे आप आना चाह रहे हैं तो आपको गूगल के एल्गोरिदम्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। सही है, तो सबसे पहले हम गूगल के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट जो 2011 में आई थी, जिसको गूगल पांडा के नाम से याद किया जाता है या जाना जाता है, गूगल पांडा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट गूगल एल्गोरिदम है जो 2011 में अपडेट आई थी। इसका जो बेसिक मकसद था वो ये था कि इसने आते साथ जो मतलब थिन साइट्स थी, थिन वेबसाइट्स थी, उनको लो रैंक कर दिया था, मतलब उनको डी रैंक कर दिया था। अब हम जानते हैं कि थिन साइट्स कौन सी होती हैं। ऐसी वेबसाइट्स जो कि कॉपी पेस्ट डाटा उठाती हैं। फॉर एग्जांपल मेरा डाटा, अगर मैं यहाँ पे, ये वेबसाइट मेरी है, सही है, तो मैंने यहाँ पे जो भी डाटा पुट किया हुआ है ये वाला, अगर कोई दूसरी वेबसाइट वाला बंदा आके इस डाटा को कॉपी करके अपनी वेबसाइट में लगाएगा तो उसकी वेबसाइट क्या हो जाएगी? थिन वेबसाइट हो जाएगी। और गूगल इस बात को पहले अलाउ कर देता था 2011 से पहले, लेकिन उसके बाद गूगल अलाउ नहीं करता। तो सबसे पहले आपने इस तरह की मतलब अपडेट का ख्याल रखना है कि आपने किसी भी वेबसाइट का डाटा जो है वो कॉपी नहीं करना है, ना ही उसको अपनी वेबसाइट में कभी जोड़ना है। ठीक है, इसका दूसरा जो रीज़न था वो ये था, मेजर रीज़न ऑफ दिस कॉपीड कंटेंट इन योर वेब पेज। यही चीज़ मैंने आपको दोबारा बताई है कि आपने किसी भी
वेब पेज का डाटा कॉपी करके या उसका उठा के अपनी वेबसाइट पे नहीं लगाना। और नेक्स्ट में इसमें ये भी अपडेट थी कि आपने जो कीवर्ड स्टफिंग करते हैं, कीवर्ड स्टफिंग के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था कि कीवर्ड स्टफिंग ये आप जैसे रेपिटेशन ऑफ कीवर्ड करते हैं, एक कीवर्ड को बार बार आप यूज़ कर रहे होते हैं अपने रैंकिंग फैक्टर के लिए। गूगल इस चीज़ को भी रोक दिया था। तो अपनी वेबसाइट की या किसी भी क्लाइंट की वेबसाइट की एसईओ करने के लिए आपने इन दो बातों का बड़े एहतियात से काम लेना है कि आपने एक तो कंटेंट कॉपी नहीं करना और दूसरा आपने किसी का कीवर्ड जो है वो अपने कीवर्ड जो है या किसी भी क्लाइंट के कीवर्ड है उनकी कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, उनको रिपीट नहीं करना बार बार किसी भी, मतलब लाइक आप कोई थीम में ऐसे यूज़ कर देते हो वाइट जगह पे, तो ये चीज़ आपने नहीं करनी। नेक्स्ट जो अपडेट थी गूगल पेंगुइन के नाम से उसको जाना जाता है। ये अपडेट जो थी ये 2012 में आई थी। जब ये अपडेट आई थी तो इसने क्या किया था, इसने वो वाली वेबसाइट्स को डी रैंक कर दिया था जिनके जो क्वालिटी, मतलब उनको डी रैंक इस वजह से किया था कि उन्होंने बैकलिंक जो थे वो इररेलेवेंट लिए हुए थे, उन्होंने इररेलेवेंट बैकलिंक यूज़ किए हुए थे। अब बैकलिंक्स क्या होते हैं, या आप ऐसा कह लें कि अपनी वेबसाइट को सपोर्ट में लाने के लिए, गूगल में रैंक करवाने के लिए किसी दूसरी वेबसाइट्स का सहारा लेते हैं। सही है, तो इसको हम डिटेल से ऑफ पेज में करना भी सीखेंगे और इनके बारे में हम पढ़ेंगे भी। तो ये जो अपडेट थी ये बेसिकली ऑफ पेज में बैकलिंक्स के लिए थी कि आपने इररेलेवेंट बैकलिंक्स यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च कर रहा था, लाइक मैं कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग। सही है, तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए ये मेरे पास जो वेबसाइट्स आई हैं तो ज़ाहिर सी बात है ये टेक की वेबसाइट्स होंगी सारी की सारी, और डिजिटल मार्केटिंग के लिहाज से ये सारी वेबसाइट्स होंगी। ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पे कि कोई वेबसाइट हेल्थ की हो और उसने मेरा जो बैकलिंक है वो शो करवाया हो। तो ये चीज़ जो थी पहले शो हो जाया करती थी, लाइक कोई हेल्थ की वेबसाइट है, कोई इसके अलावा कोई ग्राफिक्स की या कुछ भी, तो वो आपको शो करवा देती थी। जब ये अपडेट आई तब क्या हुआ, जो इररेलेवेंट बैकलिंक आप यूज़ करते थे उनको इसने मना कर दिया था। तो इस अपडेट से बचने के लिए इसका ख्याल करने, इस एल्गोरिदम को आपने फॉलो करना होता है जिसको गूगल पेंगुइन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है गूगल हमिंग बर्ड। गूगल हमिंग बर्ड क्या है, ये जो अपडेट थी ये 2013 में आई थी। इसका जो बेसिक मकसद था ना, सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि आपने कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी। जैसा आपने गूगल पांडा में पढ़ा वहाँ पे कंटेंट कॉपी पे ज़्यादा जोर दिया गया था और साथ में आपको कीवर्ड स्टफिंग के बारे में मना किया गया था। लेकिन गूगल हमिंग बर्ड क्या करता है, ये अपडेट आपके लिए इस वजह से थी कि आपने इसमें जो है कीवर्ड स्टफिंग उससे बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर आप गूगल हमिंग बर्ड में कीवर्ड स्टफिंग, आप लाइक गूगल पे अभी भी अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए कोई इररेलेवेंट, मतलब इररेलेवेंट इस तरह कह लें कि आप कोई पिक्चर के नीचे अपने कीवर्ड को बार बार रिपीट कर देते हैं या थीम में उसका राइटिंग का कलर चेंज करके आप उसको ऐड कर देते हैं, जो कि थीम के कलर में मैच कर जाता है, जो कि यूज़र को नज़र नहीं आ रहा होता लेकिन बैक एंड पे गूगल उसको देख रहा होता है। तो ये चीज़ से गूगल ने आपको मना किया है कि आपने रेपिटेशन ऑफ कीवर्ड्स बिल्कुल नहीं करनी। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है गूगल रैंक ब्रेन। गूगल रैंक ब्रेन ये जो अपडेट थी ये 2015 में आई थी। इसका जो इस एल्गोरिदम का जो मकसद था वो ये था कि आपका जो कंटेंट है वो आपके कीवर्ड के रिलेटेड ही होना चाहिए। आप ऐसा ना हो कि आप कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल बेस्ट लैपटॉप्स इन पाकिस्तान या लाहौर या कुछ भी आप यूज़ करते हैं, लेकिन उसके नीचे आपका जो डाटा है वो लैपटॉप के बजाय वो किसी मोबाइल का हो, किसी ओप्पो वीवो के मोबाइल का हो। तो ये चीज़ आपने इससे अवॉइड करना है। गूगल रैंक ब्रेन ये अपडेट इसलिए आई थी कि आपका जो डाटा है, कंटेंट आपने लिखा हुआ है वो आपकी क्वेरी के बिल्कुल मुताबिक हो। लाइक मैंने ये क्वेरी सर्च की थी, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंस टू मॉनिटर गूगल एल्गोरिदम, कि गूगल एल्गोरिदम की इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये जो उसका डाटा लिखा हुआ है ये सारा सारा गूगल एल्गोरिदम्स की इम्पोर्टेंस पे ही लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ये हो कि ये डाटा जो है ये गूगल एल्गोरिदम के रिलेटेड ना हो, ये गूगल की किसी और पॉलिसी के बारे में आ जाए, तो ये चीज़ क्या होगी, ये मतलब आपकी आ जाती है गूगल रैंक ब्रेन में कि आपका कीवर्ड तो कुछ और है लेकिन आपने उसका डाटा कुछ और ऐड किया हुआ है।
तो इसलिए आपने ये चीज़ ख्याल करनी है कि आपके जो कीवर्ड्स हैं वो अकॉर्डिंग टू यूज़र के इंटेंट के अकॉर्डिंग टू यूज़र इंटेंट हो। अब यूज़र इंटेंट से क्या मुराद है, उससे मेरा मुराद ये है कि एक बंदा अगर गूगल पे कुछ सर्च कर रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने ये सर्च किया वाई इम्पोर्टेंस ऑफ गूगल एल्गोरिदम्स। अब इस कीवर्ड का इंटेंट आपको भी पता चल रहा है कि इसका जो इंटेंट है वो ये है कि मैं यहाँ से इंफॉर्मेशन चाह रहा हूँ गूगल से, ठीक है। अब कीवर्ड जो इंटेंट है वो चार तरह का होता है, इंफॉर्मेशनल होता है, कमर्शियल होता है, ट्रांजैक्शनल होता है और इसके अलावा नेविगेशनल होता है। चार तरह का इंटेंट होता है। तो अब ज़ाहिर सी बात है अगर मैंने यहाँ पे ये लिखा है इम्पोर्टेंस ऑफ गूगल एल्गोरिदम, तो ज़ाहिर सी बात है मैं इससे क्या चाह रहा हूँ कि मुझे गूगल की तरफ से कोई ना कोई इम्पोर्टेंस ही मिले, ठीक है। मैं इसके बजाय ये सर्च करता हूँ, लाइक मैं कह देता हूँ बेस्ट लैपटॉप्स फॉर गेमिंग। अच्छा, अब उसने बेस्ट लैपटॉप फॉर गेमिंग मुझे शो करवा दिया। ये जो वेबसाइट्स आई हैं मेरे पास, इनसे मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं कुछ ना कुछ यहाँ से बाय करना चाह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, इनसे मैं पढ़ता हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है मैंने यहाँ से कुछ ना कुछ बाय करना है। तो यहाँ पे जो मेरा इंटेंट होगा, वो मेरा इंटेंट जो होगा वो इस बंदे के लिए, तो ये जो जिसकी वेबसाइट होगी ये वाली, उसके लिए तो ये क्या होगा, कमर्शियल होगा। लेकिन मेरा जो इंटेंट होगा तो वो मैं इसलिए यूज़ करूँगा कि मुझे यहाँ से ट्रांजैक्शन करनी है, मेरा इंटेंट ट्रांजैक्शनल हो जाएगा जब उसे मैं बाय कर लूँगा। ज़ाहिर सी बात है अभी इसका इंटेंट कुछ और है, और जो पहले हमने सर्च किया था वाई इम्पोर्टेंस ऑफ गूगल एल्गोरिदम्स, तो इसका इंटेंट क्या था, इंफॉर्मेशनल है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना होता है, जो आपके कीवर्ड हैं उनका यूज़र इंटेंट बिल्कुल आपके कीवर्ड के रिलेटेड ही हो। उसके बाद गूगल रैंक ब्रेन को अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी अपनी वेबसाइट है, अब आपने क्या किया है कि आपने रेलिवेंट कंटेंट ऐड कर दिया है, कीवर्ड्स आपके यूज़र इंटेंट के बिल्कुल मुताबिक हैं। अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए एक छोटी सी यहाँ पे आपको क्लू दूंगा, क्या आपने क्या करना है, आपने उसके रिलेटेड सोशल मीडिया पे कुछ अपनी वेबसाइट के रिलेटेड पेजेस क्रिएट कर लेने हैं। फॉर एग्जांपल आप फेसबुक पे कर सकते हैं, यूट्यूब पे कर सकते हैं, लिंक्डइन पे कर सकते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ पेजेस ऐड करके आपने यहाँ से अपने कीवर्ड और उनका यूआरएल यहाँ पे कॉपी करके ऐड करना होता है, जिससे क्या होता है कि आपकी जो रैंकिंग है वो मज़ीद इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो गूगल की अपडेट है, पेज एक्सपीरियंस के लिहाज से उसको नाम से जाना जाता है। पेज एक्सपीरियंस क्या होता है, ये मोस्ट आप कह रहे हैं कि रिसेंट अपडेट है, लाइक 2021 में ये अपडेट आई थी गूगल की, जिसमें गूगल ने क्या किया था, ये अपडेट बेसिकली डिपेंड करती है यूज़र पे। एक बंदा आपकी वेबसाइट पे आ रहा है और उसका आपकी वेबसाइट के लिहाज से क्या रिएक्शन है, क्या चीज़ वो नोटिस कर रहा है और गूगल को वो क्या मैसेज दे रहा है, सही है। तो ये अपडेट उस लिहाज से थी कि आपका जो पेज है उसका एक्सपीरियंस मतलब यूज़र के लिए कैसा रहा है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिनमें से कुछ आप ये कह लें कि आपकी वेबसाइट का पेज लोड टाइम क्या है। तो लाइक ये मेरे पास एक वेबसाइट है, मैं इसको करता हूँ, अभी ये लोडिंग हो रही है, सही है। तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ में फैक्टर हैं कि मेरी जो वेबसाइट है उसके पेजेस का लोड टाइम क्या है। अगर मेरा लोड टाइम गूगल के एल्गोरिदम के बिल्कुल मुताबिक है, जिसमें क्या है कि मैं एक मतलब उसकी पॉलिसी को कर रहा हूँ तो उस लिहाज से मेरा जो लोड टाइम होगा या पेज की मेरी जो परफॉर्मेंस होगी, वो सारी चीज़ें गूगल नोट करता है कि पेज पे आने वाले यूज़र का आपकी वेबसाइट पे क्या एक्सपीरियंस है। एक बंदा आया मेरी वेबसाइट पे, वो यहाँ पे इसको क्लिक कर रहा है, बार बार ये लोडिंग ले रहा है, लोडिंग ही ले रहा है और मेरी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही। अगर ओपन हो रही है फॉर एग्जांपल 10 सेकंड बाद हो रही है या 5 सेकंड बाद हो रही है, तो वो गूगल के एल्गोरिदम में बिल्कुल मतलब पूरा नहीं उतर रही। तो लिहाजा इस चीज़ को आपने जहन में रखना होता है कि आपके जो वेब पेज है, आपकी वेबसाइट्स हैं, उनका जो लोड टाइम है और उनकी जो परफॉर्मेंस है यूज़र के लिहाज से, उसको आपने ठीक करना होता है।
ये कुछ हमारे पास पीछे ये पूरी हो गई हैं। गूगल की टॉप 5 जो एल्गोरिदम्स थी उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि जब भी आपने किसी का भी एसईओ करना हो या अपनी वेबसाइट का एसईओ करना हो तो इन 5 चीज़ों का आपने ज़रूर ख्याल करना है, जिसमें आपने कंटेंट कॉपी नहीं करना, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, और उसके अलावा आपने यूज़र के लिहाज से अपनी वेबसाइट को बेहतर परफॉर्म करना है। ये सारी गूगल एल्गोरिदम्स में आ जाती हैं। नेक्स्ट आपको ओवरव्यू देने के लिए आगे स्टार्ट करते हैं हम, मतलब कि एक वेबसाइट आपकी है, वेबसाइट में जो डीवल टाइम क्या होता है और बाउंस रेट क्या होता है। सही है, दो चीज़ें वेबसाइट के लिहाज से, परफॉर्मेंस के लिहाज से चेक की जाती हैं। वो एक होता है डीवल टाइम और दूसरा होता है बाउंस रेट। एक्चुअल में दोनों चीज़ें सेम ही होती हैं, लेकिन इनमें माइनर सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि डिफरेंस क्या होता है। एक बंदा आपकी वेबसाइट पे यहाँ पे सर्च करके आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये सर्च किया है बेस्ट लैपटॉप्स फॉर गेमिंग, ठीक है। ये चीज़ मैंने सर्च करने के बाद अब मुझे नीचे कुछ वेबसाइट शो होंगी, कुछ पेजेस मुझे शो हो रहे होंगे। लाइक ये मैं ये वाला पेज जो है ये ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन करने के बाद मैं इस पेज पे जितनी देर रहूँगा, सही है, जितनी भी देर रहूँगा, मैं चाहे 5 सेकंड रहूँ, 10 सेकंड रहूँ या 20 सेकंड रहूँ, यहाँ पे रह के मैं जो भी एक्टिविटी करूँगा, मुझे इसका कंटेंट अच्छा लग रहा है, मैं इसके कंटेंट को पढ़ना शुरू कर दूँगा। जो टाइम मैं यहाँ पे स्पेंड करूँगा उस टाइम को कहा जाता है डीवेल टाइम, ठीक है। ये डीवेल टाइम आप, मतलब मैं अब यहाँ पे हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हूँ, ये मैंने पढ़ लिया है। पढ़ने के बाद अब मैं चला गया हूँ वापस। वापस मैं कहाँ आ गया हूँ, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। मैं किसी उस वेबसाइट के किसी दूसरे पेज पे नहीं गया, मैं कहाँ आया हूँ, मैं गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे आ गया हूँ। तो ये जो टाइम मतलब काउंट होगा उस टाइम को हम कहेंगे डिवेल टाइम। और नेक्स्ट जो डिफरेंट है बाउंस रेट, उसका थोड़ा सा डिफरेंस है कि आप क्या करते हैं, आप इस वेबसाइट पे आ जाते हैं, गूगल पे आपने सर्च किया, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे आपको कुछ पेजेस शो हो रहे हैं, आप एक वेबसाइट के अंदर चले जाते हैं। इस वेबसाइट के अंदर मैं आ गया हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो इसका जो लास्ट ब्लॉग है या जो भी है, मैं उसके बारे में पढ़ने बैठ गया हूँ। पढ़ के मैंने क्या किया है, मैं ये इसके जो कुछ फॉर एग्जांपल मैंने ये, मुझे अच्छा लगा है, ये इसका लिंक लगा हुआ है, ठीक है, इंटरनल पेज का लिंक लगा हुआ है। अगर मैं इसी पेज के लिंक पे क्लिक करके और इसी पेज के किसी दूसरे और पे, इसी वेबसाइट के किसी दूसरे पेज पे चला जाऊंगा, तो ये जो टाइम होगा इसको हम बाउंस रेट कहते हैं, ठीक है। बाउंस रेट जो है वो आपकी वेबसाइट का इम्पेक्ट करता है गूगल में कि आपकी रैंकिंग को, कि आपकी रैंकिंग किस तरह इंक्रीज की जा सकती है। अभी यहाँ पे उस बंदे ने दोबारा लिंक लगाए हुए हैं, मैं इसके अंदर किसी और लिंक पे क्लिक करूंगा, मैं इसकी वेबसाइट के अंदर किसी और जगह पे चला जाऊंगा। इसका मतलब ये है कि आपने एक वेबसाइट के एक पेज से दूसरे पेज पे कितनी देर में, कितने टाइम के अंदर आपने लैंड किया, ठीक है। इसको जो कहा जाता है वो बाउंस रेट कहा जाता है। तो ये चीज़ भी आपने देखनी होती है, आपका ड्यूअल टाइम और बाउंस रेट, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसकी लिमिट क्या रखनी होती है और किस तरह आपने इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक फॉर एग्जांपल बाउंस रेट ज़्यादा है तो ये चीज़ गूगल बिल्कुल पसंद नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है, जो लास्ट पे हम डिस्कस करने वाले हैं, वो एसईओ स्ट्रेटजी है। कि एसईओ जब आपको फॉर एग्जांपल, अच्छा भाई मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आपने अगर अपनी एक वेबसाइट बनानी है ब्लॉगिंग के लिए, आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि मैंने एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी है जिसपे मैं कल को लाइक मैं गूगल एड्स चला दूंगा या कुछ भी, जिस पे लोग आएंगे वो ब्लॉग पेश करेंगे, या आप उसका पासवर्ड देना चाह रहे हैं, तो उस लिहाज से भी आपको मैं गाइड करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बरादराना तौर पे एक मशवरा दूंगा, अगर आप चाह रहे हैं कि आपने एसईओ करनी है, एसईओ आप अपने लिहाज से, क्योंकि ब्लॉगिंग वाला जो काम है वो लॉन्ग टर्म है, ठीक है, उसमें ज़्यादा देर लगती है थोड़ी सी, लेकिन काम परमानेंट है, उसमें देर ज़रूर लगती है। उससे पहले अगर आप एसईओ से कुछ अर्न करना चाह रहे हैं, कुछ कमाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए मशवरा यही है कि आप एक वेबसाइट ऐसी बना लें फॉर एग्जांपल जिसमें आप एसईओ की कुछ सर्विसेज दे दें,
जिस तरह ये मैंने सर्विसेज दी हुई हैं सर्च इंजन की। सर्च इंजन में मैं पीपीसी मैनेजमेंट देखता हूँ, कंटेंट मार्केटिंग में देखता हूँ, सोशल मीडिया की मैं ऐप डेवलपमेंट देख रहा हूँ। ये सारी मैंने एक वेबसाइट बनाई हुई है, किस लिए, जिसमें मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ ऑनलाइन गूगल पे। हाँ, वो बंदा मुझसे यहाँ लाहौर में बैठा ले रहा है, कराची में बैठा ले रहा है, या फिर वो आउट ऑफ कंट्री है, जहाँ पे भी वो बैठा हुआ है, वो मुझसे कांटेक्ट करेगा अपने लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपनी एजेंसी के लिए मुझसे एसईओ करवाएगा, तो मैं उसको करके दूंगा। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप अगर कर सकते हैं तो आप कर लें, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा मतलब आपको बेनिफिशियल साबित होगी आपके लिए। और ब्लॉगिंग वाली वो थोड़ी सी लॉन्ग टर्म है, वो थोड़ा सा आपको देर करेगी। तो इसलिए आपको अगर ये चीज़, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई एसईओ का प्रोजेक्ट आ जाता है, आपने फाइवर से उठा लिया, आपने अपवर्क से उठा लिया, गूगल के किसी भी प्लेटफॉर्म से और से आपने उठा लिया, आपको कोई भी प्रोजेक्ट मिल जाता है एसईओ का, कोई भी क्लाइंट आपको मिल जाता है, वो कह रहा है कि मुझे आपसे एसईओ करवाना है। क्लाइंट को आपका नहीं पता कि आप एसईओ में क्या करते हैं, और आपको क्लाइंट का नहीं पता कि उसको एसईओ का हाव नाउ है या उसके बारे में इल्म है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपने उससे पहले डिस्कस करके, मतलब एक तरीक़ेकार से उसने पूछनी होती हैं कि क्या मतलब सही है। अगर वो बंदा आपको एसईओ का प्रोजेक्ट दे जाता है, या आप अपनी वेबसाइट की एसईओ करना चाह रहे हैं, सही है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अंडरस्टैंड द बिजनेस। ये चीज़ बहुत अहम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको बिजनेस की समझ नहीं आएगी, तब तक आप किसी भी क्लाइंट का या अपनी वेबसाइट का एसईओ बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ज़ाहिर सी बात है, इसकी मिसाल मैं आपको यहीं से देता हूँ कि ये मेरी एक वेबसाइट है, डिजिटल मार्केटिंग इन लाहौर, ठीक है। अब यहाँ से मुझे समझ आ रहा है, कोई भी बंदा आएगा या गूगल आएगा, कुछ भी, उसको समझ आ रहा है कि ये जो वेबसाइट है ये डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड है, ठीक है। अब मैं इसमें डिजिटल मार्केटिंग की कोई भी सर्विस ऐड कर सकता हूँ, जिसमें SEM है और SMM है, ठीक है। SEM सर्च इंजन मोनेटाइजेशन, और इसके लिए लाइक SMM सर्च सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। सर्च इंजन मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो ये सर्विसेज मैं इसमें ऐड की हुई हैं। अब मैं सबसे पहले ये समझूंगा कि मेरे बिजनेस की नेचर क्या है, और मेरे बिजनेस को किन लोगों की ज़रूरत है, और किन लोगों को मेरे बिजनेस की ज़रूरत है, ठीक है। अब मैं उनके बारे में थोड़ा सा मतलब करूँगा, सर्च करूँगा कि कौन से बंदे मेरे बिजनेस से रिलेट करते हैं और कौन से बंदे मेरे बिजनेस से बिल्कुल बाहर हैं। तो इस चीज़ को आपने ख्याल में रखना है कि आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट आता है, आपने उसका जो एसईओ करने से पहले ये देखना है कि उसके बिजनेस की नेचर क्या है। जब आप बिजनेस को अंडरस्टैंड कर जाएंगे, तब आपकी एसईओ का स्टार्ट हो जाएगा, तब आप एक परफेक्ट एसईओ कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना होता है, आपने उस वेबसाइट की जो करंट परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसका आप कह लें कि उसकी जो लाइक आप कह लें परफॉर्मेंस में, उसमें बैकलिंक्स कितने हुए हैं, उस वेबसाइट के एसईओ करने से पहले आपने ये देखना है कि उसकी जो है ना मतलब बैकलिंक्स, वो उसने कितने यूज़ कर लिए हैं, उसकी ट्रैफिक कितनी है, इसके अलावा उसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी है, और वो कितना बिजनेस अर्न कर चुका है उस वेबसाइट से। तो वो सारी चीज़ें आपने देखी होती हैं। ये एक टूल है हमारे पास, हम इसको देख सकते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो अभी फिल वक्त किस पोजीशन पे है, ठीक है। उसके बैकलिंक्स कौन कौन से हैं, और उसके अलावा कि उसमें दूसरा चलें ये बाद में मैं आपको दिखाता हूँ। आपने ये सारी चीज़ें उसमें देखनी होती हैं कि उसमें बैकलिंक्स कितने लग चुके हैं, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, लाइक उसमें लोड टाइम, टेक्निकल एसईओ में पीछे हमने पढ़ा था, जितनी भी टेक्निकल एसईओ में चीज़ें आती हैं, उसकी परफॉर्मेंस है, उसका लोड टाइम है, ये सारी चीज़ें आपने पहले चेक करनी होती हैं कि अभी वो वेबसाइट किस पोजीशन पे है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊँगा मज़ीद। तो उसके बाद तीसरे नंबर पे आपने क्या करना होता है, आपने कीवर्ड रिसर्च करनी होती है। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स बेसिकली आप ये कह लें कि कोई भी क्वेरी होती है जो कि गूगल में सर्च की जाती है, और गूगल उसके रेलिवेंट चीज़ें आपको उठा के देता है,
सही है। वो गूगल अपने इंडेक्सर से उठा रहा है, अपने लोकल सर्वर से उठा रहा है, जहाँ पे कैटेगरीज बनी हुई हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की। एक कीवर्ड की मतलब आप कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, हाउ वी टेस्ट गेमिंग लैपटॉप, ये कीवर्ड हमने यूज़ किया। सही है। तो इसके रिलेटेड जो भी डाटा इसके पास होगा गूगल के पास, वो चीज़ आपको सारी की सारी शो करवाएगा। मतलब कोई भी क्वेरी जो आप गूगल में सर्च करते हैं और गूगल उसके रिजल्ट में आपको कुछ ना कुछ शो करवाता है, उसको हम क्या कहते हैं, कीवर्ड कहते हैं। तो कीवर्ड आपको अपनी वेबसाइट के लिए, क्लाइंट की वेबसाइट के लिए, इसकी रिसर्च का आपको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए कि कौन से कीवर्ड आपके लिए काम कर सकते हैं, कौन से कीवर्ड आपके लिए बिल्कुल बेमायने होंगे, जिनसे आप कोई ना कोई बिजनेस अर्न कर सकते हो, ना ही उसके अलावा आपको कोई फ़ायदा होगा। क्योंकि ऐसे कीवर्ड्स जो कि आप चूज़ कर लेते हो लेकिन गूगल में उनकी बिल्कुल कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई बंदा उनको सर्च ही नहीं करता है, तो ये जो कीवर्ड्स होंगे ये आपके लिए नुकसान करेंगे, ये आपको कोई भी फ़ायदा नहीं देंगे, या आपका टाइम जो है उसको वेस्ट करेंगे। इसके अलावा आपने क्या करना है, कंपटीशन एनालिसिस करना है। कंपटीशन एनालिसिस कैसे होगा कि उसके अलावा आपने नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कंपटीशन एनालिसिस। कंपटीशन एनालिसिस में ये है कि आपके जो कंपेटिटर हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये वेबसाइट बना ली है डिजिटल मार्केटिंग की। अब डिजिटल मार्केटिंग में जब गूगल में सर्च करूँगा, गूगल में सर्च करने के बाद मेरे जो कुछ ज़ाहिर सी बात है मेरे अलावा कुछ और कंपेटिटर्स भी होंगे। आपने नेक्स्ट जो है हमारे पास उसमें हमारे पास जो कुछ मतलब मेरे कुछ कंपेटिटर्स भी होंगे, उनकी वेबसाइट को भी मैंने देखना होगा। सही है कि वो किस पोजीशन पे है। अभी ये मैं डिजिटल मार्केटिंग की कुछ मतलब निकाली हैं वेबसाइट्स, लाइक मैं यहाँ पे लाहौर में मैं हूँ, तो मैं इन लाहौर, मेरी वेबसाइट लाहौर के लिए है, तो मैं लाहौर में ही सर्च करता हूँ कि मैंने सबसे पहले लोकल टारगेट क्या करना है, किन लोगों को मैंने देखना है कि मेरे मुकाबले में कौन कौन से बंदे हैं जो ये काम कर रहे हैं, और उनके मुकाबले में आने के लिए, उनको उनसे ऊपर आने के लिए सर्च इंजन में मुझे उनसे ऊपर आने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ेंगी, क्या क्या चीज़ें मैं करूँगा तो मैं उनसे ऊपर आ सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें कंपटीशन एनालिसिस, ये आपका एक टूल है जिससे आप सैमरश से भी कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल ऐड कीवर्ड प्लानर होता है जिसे आप जाके ये सारी निकाल सकते हैं। उसका तरीकाकार मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ये शॉर्ट सा ओवरव्यू कि आपने एक प्रोजेक्ट लिया और उस पर आपने काम किस तरह स्टार्ट करना है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है, अब आपने क्या कर लिया है, अंडरस्टैंड द बिजनेस, उसके बाद आपने एनालिसिस भी कर लिया परफॉर्मेंस का, देन आपने कीवर्ड रिसर्च भी कर लिया है, उसके बाद आपने कंपटीशन एनालिसिस भी कर लिया है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि अब आपने एसईओ का स्टार्ट कहाँ से करना है। तो एसईओ का स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप ऑन पेज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऑफ पेज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मतलब आप वन मैन है, अगर एक बंदा काम कर रहा है, तो आप ऐसा करें कि सबसे पहले उसका स्टार्ट कहाँ से लें, आप उसका स्टार्ट ऑन पेज से लें। ऑन पेज में मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, जैसा मैंने आपको उस दिन बताया था कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर रह के जो भी काम करते हो, कंटेंट डालते हो, यूआरएल डालते हो या कुछ भी, वो सारी चीज़ें ऑन पेज में आती हैं। थीम कस्टमाइजेशन, इसके अलावा आप मतलब कोई पोस्ट ऐड करते हो, कोई ब्लॉग ऐड करते हो, ये सारी चीज़ें आप मतलब ऑन पेज में करोगे। और साथ साथ आप क्या करें, सोशल मीडिया पे अपनी वेबसाइट के रिलेटेड कुछ पेजेस क्रिएट करके रख लें, जिसमें यूट्यूब है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ये सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें आपने अपनी वेबसाइट के पेजेस क्रिएट करके रख लेनी है, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करके रख लेनी है। ये आपको आगे जाके मज़ीद आपकी वेबसाइट की रैंकिंग में हेल्प आउट करेंगे। सही है। तो देन आपने क्या करना है, मेंटेन द पोजीशन बाय डाटा एनालिसिस। देन आपने डाटा एनालिसिस शुरू कर देनी है कि आपने जो डाटा पुट करना है वो किस तरह का होना चाहिए, आपकी वेबसाइट के रिलेटेड होना चाहिए, कंटेंट आपकी वेबसाइट के रिलेटेड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।